Hello everyone, hope all of you are doing good. In this lecture, we are going to discuss the revenue recognition principle. Previous lecture में हमने accrual principle discuss किया था और ये principle एक type से उस accrual principle का ही extension. As I have told you that this principle is the एक्सटेंशन ऑफ अक्रूवल प्रिंसिपल. तो अगर आप इसको बहुत अच्छे समझना चाहते हैं तो मैं जस्ट आपको एक सजेशन दूंगा कि दैट यू शुड वॉच द लेक्चर ऑफ अक्रूवल प्रिंसिपल एज वेल एज द कैश सिस्टम एंड अक्रूवल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, क्योंकि उसी का एक्सटेंशन एक टाइप से ही है. फाइन. नाउ लिसन, यहाँ पर वी हैव टू वर्ड्स, रेवेन्यू रिकॉग्निशन. तो फर्स्ट वर्ड इज द रेवेन्यू, सेकंड इज द रिकॉग्निशन. रिकॉग्निशन मींस टू रिकॉग्नाइज, उसको पहचानो. ठीक है, किसको? रेवेन्यू को. अब व्हाट इज रेवेन्यू? तो वी हैव ऑलरेडी अ डेडिकेटेड लेक्चर ऑफ रेवेन्यू, एक्सपेंस, कॉस्ट. उसका वैसे मैं बता दूं, रेवेन्यू इज नथिंग बट इट इज द एडिशन टू द कैपिटल. एडिशन टू द कैपिटल मींस ओनर ने जो कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट की है, क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? फॉर अर्निंग द प्रॉफिट्स. और प्रॉफिट्स कहां से आएगा? विदाउट जनरेटिंग द रेवेन्यू वी आर नॉट एबल टू जनरेट द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस. तो अगर आपको बिजनेस से प्रॉफिट चाहिए तो यू हैव टू जनरेट द रेवेन्यू फ्रॉम द बिजनेस. तो रेवेन्यू इज नथिंग बट इट इज द एडिशन टू द कैपिटल. अब रेवेन्यू जो जनरेट होती है, रेवेन्यू इज जनरेटेड आउट ऑफ टू एक्टिविटीज, आइदर थ्रू सेल or by giving services to anybody. आपने या तो गुड्स को सेल किया या आपने अपनी सर्विसेज प्रोवाइड की, सामने वाले को कुछ बेनिफिट्स दिया. सेल से भी बेनिफिट होता है और सर्विसेज से भी बेनिफिट होता है. तो वी बेसिकली जनरेट द रेवेन्यू आउट ऑफ द टू एक्टिविटीज, आइदर बाय द सेल्स और बाय गिविंग सर्विसेज टू एनीबॉडी. तो कब इसको रिकॉग्नाइज करेंगे? तो यहां पर बोला गया कि भाई टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग. आप अगर कैश और अक्रूवल सिस्टम देखेंगे तो हमने कहा था कि टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इज इंपॉर्टेंट. अगेन, टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग कब होगा? टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग इज व्हेनेवर actual sale is happening. जब आपकी एक्चुअल सेल हो रही है, इट डजंट मैटर्स वेदर यू आर रिसीविंग द अमाउंट इन कैश और नॉट. लेट सपोज आपने 5th जनवरी को 50,000 रुपीज का गुड्स कैश में सेल किया. ठीक है, फाइन. तो रेवेन्यू विल बी रिकॉग्नाइज्ड ऑन 5th जनवरी itself. We have to record that transaction on 5th जनवरी. It is a cash sale. और ये तो अंडरस्टूड है. कैश सिस्टम में भी और अक्रूवल सिस्टम में दोनों में सेम आएगा. बट इन केस आपने 7th जनवरी को यू हैव सोल्ड गुड्स ऑफ ₹30,000 ऑन द बेसिस ऑफ क्रेडिट सेल्स की, है ना, और इसका पेमेंट आपको 18th जनवरी को रिसीव हुआ. यू आर रिसीविंग द पेमेंट ऑन 18th जनवरी. नाउ द क्वेश्चन इज दैट व्हेन विल यू रिकॉग्नाइज द रेवेन्यू? आंसर इज दैट रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड ऑन 7th ऑफ जनवरी. 7th जनवरी को क्रेडिट सेल हो गई है. इट डजंट मैटर्स वेदर यू आर रिसीविंग द कैश और नॉट. कैश इज नॉट एट ऑल इंपॉर्टेंट. अगेन, whenever you are receiving the benefits out of that transaction, that on that day that transaction will be recorded. It will be treated as the revenue on which date? 7th January. तो 18th जनवरी को वी आर जस्ट रिसीविंग द कैश अगेंस्ट इट. हमारी एक एसेट क्रिएट हुई थी, हमारे डेटर्स क्रिएट हुए थे, हमारे अकाउंट्स बन गए थे उस बंदे के. हमने उस बंदे से वी हैव जस्ट कलेक्टेड द कैश आउट ऑफ दिस सेल. तो अगेन, जब अगर आपकी क्रेडिट सेल भी होगी तो क्रेडिट सेल विल बी रिकॉर्डेड ऑन द सेम डे. रेवेन्यू रिकॉग्निशन बोलता है कि जिस दिन सेल हो गई उस दिन आपका रेवेन्यू जनरेट हो गया, भले आपको उसके अगेंस्ट कैश रिसीव हो रहा हो और वेदर यू आर नॉट रिसीविंग कैश अगेंस्ट इट. अगेन, अगर मैं ऐसा बोलता हूं उसमें कि 18th जनवरी को यू हैव सोल्ड गुड्स वर्थ ₹50,000 अगेन एंड कस्टमर मेड द पार्ट पेमेंट इन दिस 25,000 और 25,000. नाउ व्हाट हैपेंस? In this case, again, revenue will be considered as generated on 18th जनवरी itself. उसने पार्ट पेमेंट किया है, डजंट मैटर. एक एक्सेप्शन होता है इंस्टॉलमेंट को, बता रहा हूं अभी मैं आपको. बट इन दिस केस 50,000 रुपीज आपको जनरेट किस दिन, आपकी रेवेन्यू किस दिन जनरेट होगी मानी जाएगी? जिस दिन आपने सामने वाले को गुड्स सेल कर दिया, भले उसमें कैश पूरा मिला हो, वेदर यू आर रिसीविंग द पार्ट पेमेंट और वेदर यू आर नॉट रिसीविंग द कैश, इट डजंट मैटर एट ऑल. फाइन. सेकंड इज द सर्विसेज. जब आपने सर्विसेज दी उस दिन आपकी रेवेन्यू बन जाएगी. आपने किसी के लिए कोई काम कर दिया, यू हैव वर्कड ऑन द कमीशन बेसिस. आपने जैसे हमारा अक्रूवल प्रिंसिपल के अंदर आउटस्टैंडिंग प्रीपेड वाले के अंदर मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इफ यू आर अ कमीशन एजेंट, अगर आप एक कमीशन एजेंट है और आपको 10% कमीशन मिलता है और आपने 15th जनवरी को किसी को
किसी के लिए 1 लाख रुपीस की सेल करवा के दी फॉर एनी ट्रेडर, एंड ऑन दिस 1 लाख यू आर एंटाइटल्ड टू रिसीव द कमीशन ऑफ ₹10,000। ठीक है, अब 15 जनवरी को उसका कैश रिसीव हो जाता है तो वेल एंड गुड, बट इन केस उसने आपको इसका पेमेंट 15 जनवरी के बजाय 22 जनवरी को दिया, हाँ, you are providing the services on 15th January and you are receiving the payment against that service on 22nd January। ठीक है, तो when the revenue will be recognized, आप कब उस revenue को recognize करोगे? तो answer is that we will recognize the revenue on 15th January itself, because हमने services 15th January को सामने वाली पार्टी को provide कर दी थी, and if we are providing services on 15th January, it means the revenue is assumed to be generated on 15th January itself। यहां पर क्या हुआ है? अच्छा, हमने उसको सर्विसेज दे दी, पैसा नहीं मिला, हमारी इनकम अक्रूड हो गई। अक्रूड हो गई मींस इट इज अवर एसेट, एंड इन ऑन दिस डेट वी आर जस्ट रिसीविंग द डिफॉल्ट अमाउंट और अरियर अमाउंट, और वी कैन से द अक्रूड अमाउंट ऑफ दैट कमीशन। ठीक है ना, इस दिन हमारी एसेट क्या हो रही है? कैंसिल हो रही है। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फंडा है कि आप रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करेंगे? भाई रेवेन्यू दो रीजन से जनरेट होती है, आइदर बाय द सेल्स और बाय गिविंग द सर्विसेज। जिस दिन सेल हो जाए, जिस दिन आपको बेनिफिट मिल जाए, पहले भी बता चुका हूं लेक्चर्स में कि whenever you are receiving the benefit against it, the revenue will be considered as the generated, आपकी revenue उस दिन generated मान ली जाएगी। फाइन, अब इसमें 2 4 5 पॉइंट्स कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं और जिसको हम एक बार डिस्कस कर लें। इसमें इसके जो एक्सेप्शनल केसेस हैं, एक्सेप्शंस टू द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फर्स्ट whenever sale is made on installment basis। इंस्टॉलमेंट बेसिस, जिसको हम फाइनेंस वर्ड यूज करते हैं, अगर आपने किसी प्रोडक्ट को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे सेल किया, देखिए अभी मैंने इससे पहले एग्जांपल दिया था पार्ट पेमेंट ऑन कैश, पार्ट पेमेंट इन कैश एंड पार्ट ऑन क्रेडिट, और उसका कुछ टाइम बाद उसने पेमेंट कर दिया था। बट यहां पर वी आर टॉकिंग अबाउट द इंस्टॉलमेंट। लेट्स सपोज देयर इज अ प्रोडक्ट द कॉस्ट ऑफ विच इज ₹1,10,000, है ना, 1,10,000 रुपए की इसकी कॉस्ट है, और हमने इसकी 12 इंस्टॉलमेंट्स बनाई ऑफ ₹10,000 ईच। उसमें फिर वो इंटरेस्ट भी का भी फैक्टर आ जाएगा। फाइन, 1,20,000 हम रिसीव करेंगे, 10,000 रुपीज का इंटरेस्ट होगा। फाइन, तो इसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ये 1 जनवरी को परचेस की है, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट विल बी ड्यू ऑन 31 जनवरी। आपने गुड सेल किया, यू आर द सेलर ऑफ द गुड्स, आपने इस गुड्स को सेल किया है, यू आर गोइंग टू रिसीव फर्स्ट इंस्टॉलमेंट ऑन 31 जनवरी। अब कहने को तो सेल वाज मेड ऑन 1 जनवरी इटसेल्फ, 1 जनवरी को सेल हो गई, और अभी जैसा हम डिस्कस कर रहे थे, अकॉर्डिंग टू दैट डिस्कशन वी शुड रिकॉर्ड द सेल ऑन 1 जनवरी इटसेल्फ, और हम ये मान लें कि हमारी रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो गई, रेवेन्यू जनरेट हो गई कौन सी डेट पर? 1 जनवरी। बट नहीं, ये एक्सेप्शनल केस है। यहां पर जब पार्ट पेमेंट हो रहा है, इंस्टॉलमेंट में पेमेंट हो रहा है, तो एज यू विल रिसीव द इंस्टॉलमेंट द रेवेन्यू विल बी ट्रीटेड एज जनरेटेड। आपकी जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट मिलती जाएगी, अकॉर्डिंगली आपकी रेवेन्यू स्लोली जनरेट होगी। मींस आउट ऑफ दिस 1,10,000, या हम इसको 1,20,000 करते हैं, इंटरेस्ट का फैक्टर हटा दें, तो उस 1,20,000 में से 10,000 रुपीज की रेवेन्यू 31 जनवरी को जनरेट होगी, 28 फरवरी को फिर 10,000 की जनरेट होगी, 31 मार्च को फिर 10,000 की जनरेट होगी, एंड सो ऑन, और फिर लास्ट इंस्टॉलमेंट विल रिसीव ऑन 31 दिसंबर इटसेल्फ। ठीक है ना, तो जब जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट में आपकी जैसे जैसे इंस्टॉलमेंट आपकी रिसीव होती जाती हैं, वैसे वैसे आप उसकी रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये एक एक्सेप्शनल केस था। फाइन, सेकंड एक्सेप्शनल केस होता है, सेकंड एक्सेप्शनल केस इज इन केस ऑफ इनकम्प्लीट कॉन्ट्रैक्ट या कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स। अब ये कॉन्ट्रैक्ट वर्क जितने भी होते हैं, लेट्स सपोज कोई सिविल, वी आर टॉकिंग अबाउट द सिविल कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कोई हॉस्पिटल बिल्डिंग का कॉन्ट्रैक्ट है, या बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन है, या 4 लेन कंस्ट्रक्शन है, डैम कंस्ट्रक्शन है, ठीक है, व्हाटएवर। तो जो कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, सिविल कॉन्ट्रैक्ट्स, उसमें लेट्स सपोज आपको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला एंड पीरियड ऑफ दैट कॉन्ट्रैक्ट इज 3.5 years, मींस दिस कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंप्लीटेड इन 3.5 years। फाइन, अब इस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू 20 करोड़ की है, ठीक है, तो अब ये 20 करोड़ का रेवेन्यू कब रियलाइज करेंगे? और हमने ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया फ्रॉम 1 जनवरी 2018, ठीक है ना, और ये कंप्लीट कब होगा? 22 के अंदर, 1 जुलाई 2022। फाइन, तो अब प्रॉब्लम ये है कि इसकी, और ये कंप्लीट हुआ लेट्स सपोज 30 जून 2022 में,
तो अब इसकी रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज माने हम इसमें, ऑन 1 जनवरी 2018 या 30 जून 22? यहाँ पर तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट भी नहीं हुआ और यहाँ पर हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ आफ्टर 3.5 years एंड इन बिटवीन वी हैव स्पेंड मेनी आइटम्स, हमने बहुत सारे खर्चा कर दिए, कुछ मनी हमें हमारे कॉन्ट्रैक्टी से रिसीव भी होता गया। एज अ कॉन्ट्रैक्टर वी आर रिसीविंग अ पार्शियल अमाउंट फ्रॉम द आवर कॉन्ट्रैक्टी। फाइन, तो इन दिस केस हम क्या करते हैं, हर साल लेट्स सपोज वी आर मेकिंग अकाउंट्स ऑन 31 December 18, तो हम यहां पर प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट कंसीडर करेंगे। उस प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके फॉर्मूला होता है। वैसे इन जनरल में आपको बता दूं, जैसे आपने कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग पढ़ा होगा, तो वहां पर हम पार्ट ऑफ प्रॉफिट क्या करते हैं, वी यूज टू ट्रांसफर टू P&L एंड रेस्ट ऑफ द प्रॉफिट वी केप्ट फॉर द फ्यूचर अनसर्टेनिटीज इन वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। फाइन, तो वो जो होता है दैट इज, अच्छा मान लो हमने यहां पर 30% प्रॉफिट ही ट्रांसफर किया, या हमारा जितना भी कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, फिर 60%, फिर 80% एंड देन 100%, तो प्रोपोर्शनेट अमाउंट विल बी कंसीडर्ड एज द रेवेन्यू। जितना पूरा अमाउंट कभी भी स्टार्टिंग में या कभी एंड में नहीं होता, प्रोपोर्शनेट अमाउंट हम उसके अंदर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते जाते हैं। फाइन, पॉइंट नंबर 3 है इन केस ऑफ माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट। माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स में वॉट एवर यू आर एक्सट्रैक्टिंग दैट इज अवर प्रोडक्शन। हम जो भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, वेदर वी आर एक्सट्रैक्टिंग द कोल और वेदर वी आर एक्सट्रैक्टिंग द पेट्रोलियम, हम कुछ भी जो निकाल रहे हैं वो हमारा रेवेन्यू मान लिया जाएगा, वेदर वी हैव सोल्ड दैट पर्टिकुलर कमोडिटी इन द मार्केट और नॉट। क्यों? क्योंकि उसके अगेंस्ट हमें क्या करना है, रॉयल्टी पे करनी है। किस पार्टी को? जिस पार्टी से हमने उसको उस लैंड को लीज पर एक्चुअली लिया है उसके अंदर। तो जब भी कभी माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट होगा तो माइनिंग कॉन्ट्रैक्ट में रेवेन्यू विल बी कंसीडर्ड ऑन द प्रोडक्शन। अगर कोल का प्रोडक्शन, अगर लेट्स सपोज आपने इसमें 10,000 टन्स कोल 2019 में एक्सट्रैक्ट किया एंड यू आर जस्ट सेलिंग 8,000 टन कोल्स ओनली, तो रेवेन्यू विल बी कंसीडर्ड फॉर द 10,000 टन कोल्स। फाइन, तो ये हमारे कुछ 3 एक्सेप्शनल केसेस थे और अल्टीमेटली हमने, अगर इन जनरल अकाउंट्स में, बेसिक अकाउंटिंग में तो ये सब काम नहीं आते, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये 3 एक्सेप्शनल केसेस आर देयर। तो आप ये याद रखें कि रेवेन्यू रिकॉग्निशन में रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगी, व्हेन इट इज जनरेटेड, और हम जब हमारी सेल हो जाए, और वेदर वी आर रिसीविंग द सर्विसेज against that. Fine, so this is all about the revenue recognition principle. Hope it is clear to you. In case if you feel any query, any doubt, you can ask in the comment section. I will try to resolve that query as early as possible. Fine, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो just subscribe the channel, hit the like button and share the video. Thank you, thanks a lot.